नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अलाउंस और एडवांस के किस कर्मचारी को कौन से अलाउंस मिलता है और कितने रुपये एडवांस के रूप में हम ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, 5 लाख रुपए तक मकान अग्रिम के लिए ब्याज दर कितना है। तो दोस्तों, यदि हम मकान बनाने के लिए भी रुपये को अग्रिम रुपये के रूप में लेते हैं तो उसमें भी 5 लाख रुपए तक मिल सकता है, जिसमें ब्याज दर होता है 8.5%। अगला प्रश्न है, मकान अग्रिम राशि का ब्याज अधिकतम कितनी किस्तों में वसूल किया जाना चाहिए। तो अधिकतम इसका किस्त जो होता है वो 60 किस्त में वसूल करना होता है। अगला प्रश्न है, स्कूटर अग्रिम की अधिकतम राशि कितने रुपए है। तो स्कूटर खरीदने के लिए भी हम ले सकते हैं, जिसमें 30,000 रुपया अग्रिम राशि के रूप में हम ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, HBA के लिए कर्मचारी की 10 वर्ष की नौकरियां वह नौकरी में होना जरूरी है। तो ये सही है कि HBA लेने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष की नौकरी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, HBA मकान निर्माण अग्रिम की कटौती कुल 180 किस्तों में की जाएगी। तो ये गलत है, कुल 60 किस्त में इसको जमा करना होता है। अगला प्रश्न है, मकान निर्माण अग्रिम की न्यूनतम लागत राशि रुपये में 75,000 और अधिकतम रुपये 3 लाख है। तो ये सही है कि न्यूनतम राशि 75,000 हम ले सकते हैं और अधिकतम 3 लाख रुपये तक ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूटर अग्रिम की कटौती 70 किस्तों में की जाएगी। तो 70 किस्तों में ये सही है। अगला प्रश्न है, आवश्यकता 40% होने पर महिलाओं को बच्चों की आयु के 2 वर्ष तक बच्चों की देखभाल हेतु रुपये 1,000 प्रति माह भत्ता दे है। तो ये सही है कि यदि महिलाओं को 1,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है बच्चों को देखभाल के लिए। अगला प्रश्न है, गृह निर्माण लागत हेतु अधिकतम राशि कितने रुपए तक स्वीकृत की जा सकती है। तो इसके लिए अधिकतम 30 लाख रुपए स्वीकृत की जा सकती है। अगला प्रश्न है, हॉस्टल सब्सिडी की वर्तमान रुपये दर प्रति माह कितना होता है। तो हॉस्टल सब्सिडी के रूप में प्रति माह 3,000 रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निजी कंप्यूटर किसे और प्रथम अवसर पर कितनी राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृत की जा सकती है। तो प्रथम अधिकारियों एवं सभी कर्मचारियों को 50,000 और रुपये तथा कंप्यूटर की कीमत जो भी कम हो और RBI 10/2017 के अनुसार। अगला प्रश्न है, दूसरी बार निजी कंप्यूटर खरीदने हेतु कितनी राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृत की जा सकती है। तो दूसरी बार यदि निजी कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो उसके लिए 40,000 रुपये स्वीकृत की जा सकती है। अगला प्रश्न है, नर्सिंग अलाउंस की वर्तमान दर क्या है। तो नर्सिंग अलाउंस की वर्तमान दर 7200 रुपया प्रति मंथ है। अगला प्रश्न है, क्या नर्सिंग अलाउंस को वेतन का हिस्सा माना जाता है। तो ये गलत है कि नर्सिंग अलाउंस को वेतन का हिस्सा नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, क्या नर्सिंग स्टाफ को नाइट ड्यूटी भत्ता दे है। तो नर्सिंग स्टाफ को नाइट ड्यूटी भत्ता नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, रेलवे चिकित्सक को वेतन प्लस प्रैक्टिस बंदी भत्ता दोनों मिलाकर प्रति माह अधिकतम कितना भुगतान दे हो सकता है। तो अधिकतम 2,37,500 रुपये तक हो सकता है। अगला प्रश्न है, ग्रुप C को ड्यूल चार्ज स्वीकृत करने में वित्तीय सहमति की आवश्यकता होती है। तो ये सही बात है कि ग्रुप C के कर्मचारी को ड्यूल चार्ज स्वीकृत करने में वित्तीय सहमति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, 3 माह तक किसी JA ग्रेड ऑफिसर को ड्यूल चार्ज स्वीकृत करने के लिए प्रधान मुख्य क्रमिक अधिकारी सक्षम है। तो ये एजुकेशन अलाउंस कितने बच्चों का दे है। तो एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चों तक दिया जाता है और तीसरे बच्चे को कब दिया जाता है कि जब या तो दूसरा बच्चा होते समय यदि जुड़वा हो जाता है
तो उस समय भी तीसरे बच्चे को दिया जाता है, या तो ऑपरेशन करने के बाद भी यदि तीसरा बच्चा जन्म ले लेता है तो उस समय भी तीसरे बच्चों को एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है, लेकिन अधिकतम जीवित 2 बच्चों तक ही इसका देय है। अगला प्रश्न है, एजुकेशन अलाउंस कर्मचारियों को अधिकतम कितने रुपए देय है? तो एजुकेशन अलाउंस कर्मचारियों को अधिकतम 27,000 रुपये प्रति महीना देय है। सॉरी, प्रति महीना नहीं, प्रति वर्ष देय के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, रनिंग भत्ते का कितना प्रतिशत भाग समापन भुगतान सेटलमेंट हेतु गणना में लिया जाता है? तो 55% भाग समापन भुगतान जो होता है वो सेटलमेंट हेतु गणना में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भविष्य निधि राशि पर किस दर से ब्याज देय है? तो भविष्य निधि राशि पर 8% की दर से ब्याज देय है। अगला प्रश्न है, हर महीने वेतन का कितने प्रतिशत भाग या राशि भविष्य निधि में जमा किया जाता है? तो इसका आंसर है 8.33%। अगला प्रश्न है, क्या ग्रुप ए व बी के अधिकारियों को पीएफ की अंतिम निकासी की स्वीकृति देने में क्रमिक विभाग के एसएजी ग्रेड के अधिकारी सक्षम है? तो ये सही है। अगला प्रश्न है, कार लेने हेतु पीएफ में अधिकतम राशि कितनी राशि की दी जाती है? तो पीएफ बकाया की 3/4% भाग या वाहन की वास्तविक लागत जो भी कम हो। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की सेवा उपरांत पीएफ से स्थानीय निकासी की जा सकती है? तो 15 वर्ष की सेवा उपरांत पीएफ से निकासी की जा सकती है। अगला प्रश्न है, बीमारी के प्रयोजन से पीएफ से अस्थायी और अंतिम निकासी से अधिकतम कितनी राशि की दी जा सकती है? तो जमा राशि के 90% दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, पुत्री के विवाह या सगाई हेतु पीएफ से निकासी हेतु कितनी अधिकतम राशि देय है? तो इसके लिए अधिकतम 12 माह का वेतन या 75% राशि को जो भी कम है। अगला प्रश्न है, पुत्री के विवाह हेतु पीएफ से अस्थायी निकासी विशेष मामले में अधिकतम कितने माह का वेतन देय है? तो अधिकतम 12 माह का वेतन देय होता है। अगला प्रश्न है, मकान मरम्मत के लिए पीएफ से अंतिम निकासी के लिए रेल सेवा में कम से कम कितने साल की नौकरी होनी चाहिए? तो कम से कम 10 साल नौकरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या अधिकारी को उसकी कार की मरम्मत के लिए भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी जा सकती है? तो यस, हाँ आंसर है कि दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, रेलवे कर्मचारी को अपने मकान की मरम्मत करवाने हेतु भविष्य निधि से अधिकतम कितना अग्रिम स्वीकृति किया जा सकता है? तो अधिकतम 12 माह का वेतन या 75% जमा राशि जो भी कम है। अगला प्रश्न है, भविष्य निधि में जमा राशि का 90% राशि अंतिम निकासी बिना कोई कारण बताए कब निकाला जा सकता है? तो सेवा मुक्ति से 12 महीने पहले निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक बार में अधिकतम कितने दिनों का यात्रा भत्ता देय है? तो एक बार में अधिकतम 180 दिन का यात्रा भत्ता देय होता है। अगला प्रश्न है, एक दिन में 12 घंटे मुख्यालय से बाहर रहने पर देय यात्रा भत्ते का प्रतिशत कितना होगा? तो 12 घंटा से यदि मुख्यालय से अधिक बाहर रहता है, 12 घंटा से अधिक बाहर रहता है तो उसमें 100% यात्रा भत्ता मिलता है। अगला प्रश्न है, यात्रा भत्ते को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 5 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, पे मैट्रिक्स लेवल 6 से पे मैट्रिक्स लेवल 8 तक 100% यात्रा भत्ते की दर कितनी है? तो 100% यात्रा भत्ता का दर 800 रुपये होता है। अगला प्रश्न है, पे मैट्रिक्स लेवल 1 से मैट्रिक लेवल 5 तक 100% यात्रा भत्ते की दर कितनी है? तो यात्रा भत्ता का दर 500 रुपये होती है, लेकिन अब 625 रुपया 100% हो गया है। अगला प्रश्न है, एक दिन में 10 घंटे मुख्यालय से बाहर रहने पर देय यात्रा भत्ता का प्रतिशत कितना होता है? तो 10 घंटे मुख्यालय से बाहर रहने पर उसे 70% यात्रा भत्ता दिया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या पेंशनर महंगाई भत्ते की गणना पेंशन की
मूल रकम पर की जा सकती है? तो हाँ, इसको मूल रकम पर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, महानगर में मकान भत्ते का प्रतिशत क्या है? तो महानगर में मकान भत्ता 24% मिलता है। अगला प्रश्न है, मकान भत्ते को कितने श्रेणी में विभाजित किया गया है? तो इसे 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है, एक्स, वाई, जेड। अगला प्रश्न है, एक्स, वाई, जेड श्रेणी के शहरों का मकान भत्ते का प्रतिशत क्या है? तो एक्स का 24%, वाई का 16% और जेड का 0.8% है। अगला प्रश्न है, HRA अधिकतम कितने दिन के अवकाश पर पूर्ण देय है? तो इसका 6 माह तक प्लस 4 माह चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर देय होता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मकान भत्ते का प्रतिशत क्या है? तो दिल्ली में मकान भत्ते का प्रतिशत 24% दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पति या पत्नी एक ही स्टेशन पर काम करते हैं और दोनों में से किसी एक को रेल आवास आवंटित होने पर उनमें कोई एक HRA के लिए पात्र होगा। तो ये गलत है, ये HRA के लिए दोनों पात्र हैं। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रीय अवकाश के दिन किसी कर्मचारी का साप्ताहिक विश्राम हो तो उन्हें NHA दे है? तो हाँ, दे है। यदि कोई NH के दिन यदि कोई किसी भी कर्मचारी का रेस्ट होता है तो उस दिन का NH मिलता है, और यदि उस दिन यदि कोई कर्मचारी छुट्टी ले लेता है तो उस दिन का नेशनल हॉलीडे अलाउंस नहीं दिया जाता है। रेस्ट रहता है तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अवकाश भत्ता अधिकतम कितना वेतन लेने वाले कर्मचारियों को दे है? तो अधिकतम पे मैट्रिक्स लेवल 8 तक दे होता है। अगला प्रश्न है, क्या रनिंग कर्मचारियों को विश्राम पूरा कर ड्यूटी की प्रतीक्षा में होने पर राष्ट्रीय अवकाश दे होता है? तो हाँ, इसका दे होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में डॉक्टरों को NP के रूप में वेतन के कितने प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाता है? तो उसे 25% तक भुगतान किया जाता है। अगला प्रश्न है, DCRG की गणना के लिए वर्तमान में प्रैक्टिस बंदी भत्ता NPA किस दर से जोड़ा जाता है? तो 25% की दर से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, क्या चार्ज अलाउंस DCRG के प्रयोजन हेतु माना जाएगा? तो इसे प्रयोजन हेतु नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी माह में 28 दिन प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय से बाहर गया है, उसे उस माह कितना ट्रांसपोर्ट भत्ता मिलेगा? तो उसे 100% ट्रांसपोर्ट अलाउंस भत्ता मिलेगा। अगला प्रश्न है, स्कूटर खरीदने हेतु कितना अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है? तो अधिकतम 30,000 रुपये या 4 माह का वेतन या स्कूटर की लागत जो कम हो स्वीकृत किया जा सकता है।